खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्र के 9 साल को लेकर किया अलवर का दौरा। राजस्थान सरकार को बताया विफल। भाजपा समन्वय समिति की भी ली बैठक। अलवर को NCR से बाहर करने की केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष उठी मांग। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उद्यमियों से हुए रूबरू। सरस्का में 2 शिकारियों को दबोच हथियार किए जब्त। वहीं गिरफ्तारी से पहले शातिर ने वनकर्मी पर तानी बंदूक। और रामगढ़ में बिजली के तार टूटने से 15 को लगा करंट। तेज धमाके के बाद फूंके विद्युत उपकरण। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र के सांसद पूनम महाजन शनिवार को अलवर पहुंचे। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान गोयल ने भाजपा के अंबेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियों का जिक्र किया और राजस्थान सरकार को विफल बताया। रेल एवं उद्योग और वाणिज्य मंत्री गोयल ने कहा कि रेलवे सहित सभी क्षेत्रों में मोदी सरकार के नेतृत्व में विकास जारी है। साथ ही आज भारत विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा हाल ही उड़ीसा के बालासोर में हुए हादसे को लेकर मंत्री गोयल ने कहा कि इसकी जांच जारी है और सुरक्षा के लिए सभी मापदंड अपनाए जाते हैं। 45 मिलियन टन यानी लगभग 17-18% बढ़त मात्र 4 वर्ष हमारे अन्नदाताओं ने कर दी। यही ताकत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और बल देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो हवाई की सुविधा हो, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे इनलाइन वाटरवेज हो। बिजली पर्याप्त मात्रा में देश भर में 24 घंटे उपलब्ध रहे, हर घर तक नल से जल मिले, हर घर तक डिजिटल कनेक्टिविटी हो। 4G तो सब जगह पहुंचा है, 5G की सुविधा देश में लागू करने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है पिछले वर्ष। एक प्रकार से इस देश को तैयार किया है 9 वर्षों में आगे आने वाली चुनौतियों के लिए। और इसको मद्देनजर रखते कि आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, तब भारत की अर्थव्यवस्था आज से 10 गुनी बड़ी हो जाए। आज की $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था यानी करीब 280 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था, 2800 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था 2047 तक बने, इसके लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिबद्ध है। भारत का हर देशवासी इस संकल्प को लेकर चला है कि हम कर्तव्य भावना से अपने पुरानी गुलामी की मानसिकता को खत्म कर, अपनी विरासत को उजागर कर, देश की एकता और एकजुटता के साथ भारत में भ्रष्टाचार मिटा के कैसे इस देश को अमृत काल में एक विकसित, एक समृद्ध देश बनाए, इसके लिए अब ये देश चल पड़ा है और पूरी दुनिया इसको देख रही है। कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता भारत की बढ़ती हुई अहमियत, भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव पूरे विश्व में कैसे आगे बढ़ा। और मैं समझता हूँ जितने भ्रष्टाचार के कांड राजस्थान में उजागर हो रहे हैं, जिस प्रकार से पोषण के घोटाले में सीएम खुद जवाबदारी है, जिस प्रकार से कांग्रेस में आंदोलिक मामले सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से उन्हीं के स्वयं के नेता प्रदेश के भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, उसमें जानकारियां हासिल करना चाहते हैं, जिस प्रकार से महंगाई राहत शिविर के नाम से एक छल किया जाए, लोगों को झूठ की
रेवड़ी के नाम पे आखिर ये सब चीजें पहले भी की जा सकती थी। चुनाव सामने आने पे एक लोगों को भ्रमित करने की जो कोशिश की जा रही है, आज भारत की जनता पूरी समझदार हो गई। वो समझती है कि जब कोविड था तो प्रधानमंत्री मोदी जी थे जिन्होंने लगभग 2,500 करोड़ का मासिक मुफ्त में अनाज देके जनता को कोविड जैसी महामारी में भी परेशान नहीं किया। वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने इस देश में हर देशवासी को आत्मसम्मान के साथ जीने का मौका दिया, उनको आत्मनिर्भर बनाने के प्रति एक प्रकार से एम्पावर किया, सशक्त बनाया। और हमारी जो सोच है व्यक्ति को सशक्त बना के कैसे देश में और व्यक्तिगत उनके जीवन में और ज्यादा उल्लास आए और ज्यादा अच्छा भविष्य दे पाए। एक बड़ा ही गंभीर हादसा हुआ है, हम सबको संवेदना है उन परिवारों के साथ। और इस पे रेलवे बोर्ड जो होता है, कमिश्नर ऑफ सेफ्टी, उनकी भी जांच चल रही है और सीबीआई को भी दी गई है। उस जांच की रिपोर्ट के बाद ही इसके ऊपर। उधर उन्होंने महिला पहलवानों द्वारा भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर दर्ज एफआईआर और कार्रवाई में सुस्ती को लेकर कहा कि जांच प्रक्रिया जारी है, जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ऐसा है, उस विषय में पूरी गंभीरता से सरकार भी काम कर रही है, कानून की व्यवस्था भी काम कर रही है, पुलिस भी कर रही है और कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया है। कोर्ट के सामने ये विषय है, पुलिस की छानबीन चल रही है और मुझे लगता है जब तक पूरी छानबीन नहीं आती है, का रिपोर्ट नहीं आती है, जब तक पूरी तत्व सामने नहीं आते हैं, उसमें हम कुछ भी टिप्पणी करें या कोई भी उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करे, मुझे लगता है छानबीन के बाद ही इसके ऊपर उपयुक्त और जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा सकती है। और वहीं भाजपा सांसद पूनम महाजन ने भी अंबेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय पर पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने 9 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ने आम आदमी के लिए काम किया है। इसके अलावा विदेशों में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। देश में कृषि, रेलवे, सुरक्षा और औद्योगिक क्षेत्र आदि में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को ऐतिहासिक और बेमिसाल बताया है। भारत सरकार ने जो जनता को समर्पित काम किया है, इसके लिए हम जनता से फिर से एक बार उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। आप जैसे पत्रकार मित्रों की तरफ से हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हम और काम करना भी चाहते हैं अच्छा, और जो काम किया है उसकी सराहना और प्यार जनता ने दिया, इसलिए हम उनके लिए कृतज्ञ हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शपथ ग्रहण किया था, तभी उन्होंने कहा था कि ये सरकार मेरी गरीबों के लिए समर्पित होगी। और उन्होंने और एक बात कही थी कि दिस विल बी अ विमेन लेड डेवलपमेंट गवर्नमेंट, जहाँ पे महिला, हमारी जो महिला शक्ति है, वो ताकत है हमारी, उनको सेंटर रख के उस हिसाब से, क्योंकि घर की माँ बेटी जब तक पढ़ेगी लिखेगी, पूरा समाज ही उसी रूप से जुड़ा होता है। ये बहुत जरूरी है। पहले ऐसी चीज़ों की चर्चा नहीं होती थी, आज ये चर्चा की जाती है। यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए आज भारत सबसे अग्रणी है और हर 17 गोल पे हम काम करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि भारत इससे सबसे आगे रहेगा और प्रगत राष्ट्र के रूप से आगे रहेगा। मोदी जी की दवाई की दुकान, जिसे हर गांव का आदमी कहता है, 9,500 से भी ज्यादा हर जन में, हर कहाँ जन औषधि केंद्र की व्यवस्था हुई है। उससे लोगों को, गरीब लोगों को, क्योंकि आज मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास आदमी हो, गरीब आदमी हो, उसके भी घर में कोई ना कोई बीमारियां होती है जिससे हर महीने की दवाइयों के खर्चे बढ़ते जाते हैं। तो ये मोदी जी की दवाई की दुकान, ये भी हर किसी की सुरक्षा के लिए आयुष्मान भारत से है। बिना कर्ज के लिए बुआई, पाई पाई से गरीब की भलाई, सालाना 6,000 की राशि, गरीब हमारा किसान, उसके सम्मान की राशि हम ये कोशिश कर रहे हैं गरीब किसान के सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पहुंचे, कि किसी बिचौलियों के बीच से कुछ भी ना पहुंचे। सामाजिक न्याय तुष्टीकरण नहीं, लेकिन सशक्तिकरण हर जाति धर्म पंथ का हो। उच्च शिक्षा में हमारे युवाओं के लिए, अभी आप कॉलेज की बात कर रहे थे, 10% EWS कोटा लागू है। आर्थिक आरक्षण
कि युवा ऐसे बहुत है जो आर्थिक दर से उनको तकलीफ होती है और वो अपने सपने में अपने सपनों की उड़ान भरना चाहते हैं, हर वक्त वही काम नहीं करना चाहते, कुछ और पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए 10% EWC है। हमारा गरीब पिछड़ा वर्ग जो भारत में सिर्फ कुछ पार्टियों से राजनीतिक रूप से उसको देखा जाता था और वर्गीकरण किया जाता था, हर कोई उस धारा में आए और भारत को आगे ले बढ़े, उसके लिए राज्य का पिछड़ा आयोग जो है उसको संवैधानिक दर्जा हमने दिया, जिससे एक सशक्तिकरण जो निर्णय लेंगे वो संविधान का दर्जा देने की वजह से वो निर्णय लेंगे उस पिछड़े हमारे सारे भारतीय नागरिकों को आगे बढ़ाने के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए काम हो सकता है। हमारे दिव्यांग, पहले दिव्यांग सिर्फ यही देखा जाता था कि वो डिसेबल्ड है, उसमें वो क्षमता नहीं है, लेकिन मोदी जी ने कहा वो डिफरेंटली एबल्ड है, उसमें अलग क्षमता है, समझो उसके हाथ में क्षमता नहीं तो उसके पैर में है, उसके बुद्धि में है। तो ऐसे 7 पहले दिव्यांगों के विषय थे, आज 21 तक दिव्यांगों के अलग अलग कैटेगरी बना के उनके समान अधिकार के रूप से हमने देखा है। गति भी और प्रगति भी 2014 तक 74 एयरपोर्ट और 2023 तक 74 और एयरपोर्ट। मैं सिर्फ आंकड़े आपको बताना चाहती हूँ, ये इसलिए कि जनता चाहती है कि जल्दी विकास हो, और जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब हम जहाँ पे भूमि पूजन करते हैं उस नींव को भी तैयार करके वो बिल्डिंग बना के तभी की तभी देते हैं, इस रूप से उस गति को हम प्रगति को आगे बढ़ा रहे हैं। कारण उस हिसाब से काम किया है, कंपेटिटिव फेडरलिज्म के साथ भी काम किया है, सरकारें साथ में काम कर रही है। जिस समर्पण में हम सरकार को देख रहे हैं, जब कोविड की आपदा आई हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लोगों को वैक्सीन इस भारत में जल्दी मिली। हमने ये कोशिश की कि जब अपने देश के सारे लोगों को हम सुरक्षित करें तो उसके बाद वैक्सीन मैत्री के रूप से हमने पूरे अलग देशों को वैक्सीन भी भेजी। आज भारत इस स्थिति पे पहुंचा है कि समझो मालदीव्स में पानी ना हो तो भारत पीने के लिए पानी पहुंचा देता है, बांग्लादेश में कुछ चाहिए तो भारत कुछ करता है। और जब अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं तो साथ में ये देखा जाता है कि क्वाड को कैसे आगे बढ़ाए, G20 की मीटिंग में कैसे भारत आगे बढ़ेगी। ये सिर्फ भारत की ताकत दिखाता है, भारत की जनता की ताकत दिखाता है और सरकार जिस रूप से समर्पित होने की ताकत। उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कटिघाटी क्षेत्र से डोली गार्डन में भाजपा जिला समन्वय समिति की बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर सांसद महंत बालकनाथ, विधायक संजय शर्मा और मंजीत चौधरी के अलावा पार्टी के जिला अध्यक्षों उमेश सिंह भाया और अशोक गुप्ता सहित अनेक भाजपाई मौजूद रहे। साथ ही समन्वय समिति में शामिल सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गोयल ने आह्वान किया कि मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ ही गहलोत सरकार की विफलता को भी जन जन तक पहुंचाए, साथ ही आगामी चुनाव में आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी के लिए काम करें। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शनिवार शाम अलवर चैम्बर और कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यक्रम में उद्यमियों से रूबरू हुए। वहीं इस दौरान उनके सामने अलवर को एनसीआर क्षेत्र से बाहर करने की मांग रखी गई। उद्यमियों का कहना था कि एनसीआर के नाम पर टैक्स की भरमार है, लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहे। इसके अलावा अलवर जिले को विभाजन कर 3 जिलों में बांटने से भिवाड़ी, नीमराना और बहरोड जैसे प्रमुख उद्योग क्षेत्र अलवर से बाहर हो रहे हैं। इसके चलते अलवर जिले में नए उद्योग क्षेत्र जल्द विकसित किए जाएं। संघ अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने अलवर जिले को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराए जाने की मांग भी की। At present, the unit of automobiles, engineering, steel rolling and re-rolling, plastic and PVC, wire and cables, mining, marble and mineral units, oil and agro-based industries, food and beverage, liquors, auto component, pipe ports and mica, packaging, handicraft and goods udyog and so on. ऐसी बहुत कम चीजें हैं एक्सेप्ट एक लार्ज जो इंडस्ट्रीज की है यहाँ पर अलवर में बन रही है। हमारे यहाँ जो अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है जो डेवलप हो रही है उसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड प्रपोज दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, क्योंकि हमारे आने वाले समय में इस अलवर को स्ट्रेंथन करेंगे हमारी ट्रेड और इंडस्ट्री दोनों को। सिस्टम हमारे जैसे ही हम यहाँ से 50 किलोमीटर दूर चले जाते हैं तो हमारे ट्रक्स की लाइफ 15 साल हो जाती है। हमारे अलवर में जो होता है तो 10 इयर्स, तो ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा मुश्किल काम है। उसके साथ ही जैसे ही हम एनसीआर के अंदर रहते हैं तो हमारे ऊपर जो है एक सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेडेड रेस्पोंसिबिलिटी मांग किया था, तो एनसीआर के पोल्यूशन पर एक बाइंडिंग करता है हमारी इंडस्ट्रीज को ऑपरेट करने में।
जो एक विकसित भारत का सपना है, जो एक भारत में समृद्धि हर घर तक पहुंचे संकल्प है। 5 प्रण उन्होंने हमें 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव के दिन भी देश के समक्ष रखे थे, जिसमें पहला प्रण था भारत को एक विकसित देश बनाने का। 2047 में जब हम आजादी के 100 वर्ष मनाएं तो कैसे भारत एक विकसित देश के रूप में उभरे, ये संकल्प लेके हम सब चले। ये संकल्प के अलग अलग पहलू अब तेज गति से भारत में लागू हो। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत अहम कड़ी है। हम में से कई भाई बहनों ने सुना होगा जॉन एफ कैनेडी का वो फेमस डायलॉग, डिड अमेरिका मेक ग्रेट हाईवेज और हाईवेज मेक अमेरिका ग्रेट? और इसका जवाब हम सब जानते हैं। जिस देश के पास अच्छी एयर कनेक्टिविटी हो, अच्छी रेल कनेक्टिविटी हो, अच्छे हाईवेज, फ्रीवेज, एक्सप्रेसवेज हो, इनलैंड वाटरवेज डेवलप हो, पोर्ट की अच्छी क्षमता हो, आदान प्रदान विदेश के साथ मर्चेंडाइज गुड्स का हो सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे हम वृद्धि कर सके, अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पटल तक लेके जा सके, अच्छी डिजिटल कनेक्टिविटी हो जिससे देशवासियों को तो लाभ होगा ही होगा, और हमारा सर्विसेज सेक्टर का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। हम एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की क्षमता, भारत के युवा युवतियों के काबिलियत को पहुंचा सके। बिजली कोने कोने में हो, हर घर में हो, 24 घंटे बिजली मिले सभी को, उद्योग को, घरों में, दुकानों में, खेतों में, किसानों को, सभी को पर्याप्त 24 घंटे अच्छी क्वालिटी की बिजली मिले। उधर इस अवसर पर अलवर सांसद महंत बालकनाथ, विधायक मंजीत चौधरी और संजय शर्मा, संभाग प्रभारी मदन दिलावर और भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता का भी स्वागत किया गया। वहीं रामनारायण चौधरी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सरिस्का बाग परियोजना के उदयनाथ क्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर 2 शातिर शिकारियों को धर दबोचा। उनके कब्जे से मोटरसाइकिल, बंदूक, छर्रे और बारूद बरामद किए गए हैं। इन्हें शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया। सरिस्का सदर रेंजर जितेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिलने के बाद भोपाला निवासी गिरिराज मीणा और नेमीचंद मीणा को पकड़ लिया गया। यह लोग रात्रि में खरगोश के शिकार की फिराक में थे। वहीं घेराबंदी करने पर शिकारी गिरिराज मीणा ने वनकर्मी कान सिंह पर बंदूक तान दी और भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्क वनकर्मियों ने इन्हें पकड़ लिया। चौधरी ने इस कार्रवाई में शामिल वनकर्मी कान सिंह, दारा सिंह, राजेंद्र और होमगार्ड के एक जवान को सम्मानित करने एवं प्रमोशन देने की अनुशंसा पर जोर दिया। 7 तारीख की रात को करीब 9 बजे मेरी टीम उदयनाथ एरिया में गश्त कर रही थी। उसी समय मुखबिर ने सूचना दी कि भोपाला गांव के गिरिराज मीणा और नेमीचंद मीणा बूजा जंगल में, जो सरिस्का का एरिया है, वहाँ पर शिकार करने गए हैं। हमारी टीम ने तुरंत ही संभावित जो जगह थी इनकी निकलने की, उन सभी जगहों पर नाकेबंदी की और करीब आधे पौने घंटे बाद जैसे ही ये जंगल से बाहर निकल के आए तो इनकी घेराबंदी की। घेराबंदी दौरान जो गिरिराज मीणा है, शिकारी जो गिरिराज मीणा है, उसने मेरे स्टाफ जो कान सिंह है उनके ऊपर बंदूक तान दी और ये भागने लगे। मेरे स्टाफ ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए इनको धर दबोचा वहाँ पे मौके पे ही। फिर उसके बाद हम सरिस्का लेके आए इनको और 8 तारीख को हमने न्यायालय में पेश किया। 3 दिन का हमने माननीय न्यायालय से रिमांड लिया और आज रिमांड की अवधि पूरी हो रही है, तो हम आज कोर्ट कासिम जो लिंक कोर्ट है वहाँ पे पेश करेंगे। दूसरा क्या है, इनसे एक मोटरसाइकिल, एक लोड बंदूक के और बारूद और टॉर्च, ये चीज़ें बरामद हुई। खाने के लिए खरगोश का शिकार करने आए। रात ही हटाएं तरीके से
रात की घटना है। स्टाफ ने पूरी सूझबूझ से इनको पकड़ा। दूसरा बड़ा दिलेरी का काम है और इसके लिए मैं सरिस्का प्रशासन से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने 4 लोग हैं, दारा सिंह, कान सिंह, राजेंद्र और इनके साथ एक होमगार्ड भी था, इन 4 लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई है। तो निश्चित रूप से या तो गैलेंट्री प्रमोशन जैसे पुलिस की तरह होता है वो, या फिर इनको उच्च स्तर पर कहीं भी अच्छा सम्मान, ताकि इनको प्रोत्साहित किया जा सके और इनको देख के और लोग भी प्रोत्साहित हो सकें जो वनों की और वन्य जीवों की सेवा करें। हथियार वगैरह वैसे तो हमारे सरिस्का लेवल पर उपलब्ध है, हमें ज़रूरत होती है तो हम उनसे श्रीमान DFO साहब से निवेदन करके ले भी लेते हैं और उनको जमा भी कराते हैं। गौरतलब है कि वन कर्मचारी लाठी डंडों के भरोसे ही शिकारियों से जंगल की सुरक्षा करते हैं। इससे पूर्व रोडकला चौकी पर शिकारियों की बंदूक की गोली लगने से कर्मचारी घायल हो गए थे। उधर वन कर्मचारी कान सिंह ने घटनाक्रम की जानकारी दी। हमारी नाइट पेट्रोलिंग में ड्यूटी थी तो हमें सूचना मिली कि वहाँ पे बंदूक चलने की आवाज़ आई है बूजा जंगल में। तो हम लोग तुरंत मौके पे पहुँचे तो इनके पास बाइक थी, तो इन्होंने बाइक की टॉर्च वगैरह बंद करके लाइट, और एक तो छूट गया एक बाइक के पास। जैसे ही हमने बाइक वाले को तो पहले पकड़ लिया और दूसरे को जब मैं पकड़ने गया तो ये खड्डे में छुपा हुआ था, तो मेरे बंदूक लगा दी इसने, बोल जान से मार दूँगा। तो हमने उस टाइम तो थोड़ा पीछे कदम ले लिया और उसके बाद जब ये भागा तो हमने उसको वहीं घेराबंदी करके पकड़ लिया। आपके पास सुरक्षा के लिए क्या? हमारे पास टॉर्च और लाठी था। रामगढ़ में रेलवे स्टेशन रोड स्थित आशा सिंह कॉलोनी में अचानक 11,000 केवी की लाइन टूटकर नीचे गुजर रही LT लाइन पर जा गिरी। ऐसे में भयानक धमाका हुआ और दुकानों में घरों में मौजूद करीब 15 लोगों को करंट आ गया। इनमें से 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें रामगढ़ CSC से अलवर रेफर कर दिया गया। उधर घरों में रखे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फूंक गए और मूर्तिकारों की इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जलकर खाक हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि आशा सिंह कॉलोनी में मकानों के ऊपर से गुजरती 11,000 केवी की लाइन हटाई नहीं जा रही। के जो 11,000 लाइन जा रही है हमारे घरेलू बिजली के ऊपर का जा रही है और हमारी ये 11,000 लाइन टूटती है और हमारे कॉलोनी में करंट आता है और कई बंदों के अब भी करंट लगा, हॉस्पिटल तक पहुंच चुके हैं वो। और बात ये है कि 11,000 लाइन हमारी हटनी चाहिए, बिल्कुल ही खत्म होनी चाहिए, क्योंकि हमारे इससे कोई मतलब नहीं है हमारे इससे। और ये हमारे गांव में आ रही है, हमारी कॉलोनी में निकल रही है, ये कोई सही काम है। और दूसरी बात ये, जब तक ये नहीं हटेगी हम इस लाइन को चालू नहीं होने देंगे, नहीं इस कॉलोनी में कोई काम नहीं करने देंगे। क्या ये कहते हैं कि तुम्हारी एप्लीकेशन से ये लाइन तो बदल जाएगा पर खर्चा चाहिए। हम जब बिजली के बिल में खर्चा देते हैं तो हम उसे खर्चा क्यों दे? मुँह तो बताओ। हमसे जयन कहता है कि आपका खर्चा लगेगा, लाइन तो हट जाएगी पर आपका खर्चा हटेगा लगेगा, तो मतलब हम खर्चा किस बात का दे? ये तो बताओ क्या होगा? गवर्नमेंट का फायदा क्या है हमको खर्चा देने के लिए? ये रेलवे स्टेशन रामगढ़ सुबह 9 बजे की बात है। तो 11,000 का तार जो हमारी मेन घरेलू लाइन है उस पे गिर गया था। उसके बाद एक विस्फोट के साथ यहाँ पे तार टूट गया, पानी में गिरा और 10 से 15 आदमियों को करंट लगा है और सभी घरों में लगभग नुकसान है। घरेलू सामान जो उपयोगी है वो सब जला है और हाँ काफी नुकसान हुआ है और ये बिल्कुल नियर बाई था, कोई बच्चा नहीं था। बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया आज। तो ये है 11,020 मोहल्ले में। आपकी क्या मांग है? अब हमारी मांग है कि जो हमारे बीच में से जो आबादी क्षेत्र में से जो 11,000 लाइन जा रही है इसको पूर्ण रूप से हटा दिया जाए। सिर्फ एकमात्र कनेक्शन के लिए पूरी जनता को रोड पर 11,000 लाइन का तार टूट गया, जो यहाँ की घरेलू कनेक्शन लाइन है उस पर आग गिरा है, जिससे यहाँ के ग्रामीणों कम से कम 15 ग्रामीण है जिनको करंट लग गया और जिनमें 4 को तो कम से कम रेफर अलवर कर दिया गया है। और यहाँ पर लाखों रुपए के इनके उपकरण जल गए हैं, क्योंकि मूर्तिकार हैं, इनके पास मशीनें हैं मूर्ति बनाने के लिए। और आप देख रहे हैं रिहायशी कॉलोनी है यहाँ पर, ये तार देख लो आप किस तरीके से तार लगे हुए हैं, बच्चे इनके अंदर तक बंद हुए पड़े हैं जिनके इन घर है, आप डर के मारे बाहर नहीं आ रहे हैं। ऐसा है, बड़ी घटना होने के दुर्घटना बड़ी होने की घटना है, तो इसलिए आपसे निवेदन है आपके माध्यम से आप इस समस्या को आगे तक बढ़ाएं। और ये जो लोग इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं ये बड़े रूप ले लेगा और फिर उसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। उधर सूचना मिलने पर विद्युत निगम के अधिकारी हेमंत वर्मा मौके पर पहुंचे, लेकिन लोगों के विरोध को देखते हुए वापस चले गए। प्रदेश सरकार ने हर बिल पर 100 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा तो कर दी, लेकिन हकीकत में उपभोक्ताओं को उतना लाभ मिलता नजर नहीं आता।
खासकर अन्य कांग्रेस शासित राज्यों से तुलना की जाए तो राजस्थान में लाभ कम मिल रहा है। बतौर उदाहरण छत्तीसगढ़ में घरेलू कनेक्शन पर 400 यूनिट तक बिजली खपत पर बिल आधा लिया जाता है। हिमाचल में 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा है, जिस पर आगामी समय में अमल हो सकता है। और फिलहाल यहां कांग्रेस की नई सरकार 125 यूनिट निःशुल्क बिजली देती है। साथ ही विद्युत दरें भी कम है, जबकि प्रति यूनिट के हिसाब से राजस्थान में दरें महंगी हैं। हालांकि 200 यूनिट तक सभी सरचार्ज माफ कर दिए गए हैं। दूसरी ओर 300 या अधिक यूनिट मासिक का उपयोग करने वाले लोगों को सब्सिडी का सिर्फ 562 रुपए मासिक ही लाभ मिल पाएगा। अनेक नागरिकों के अनुसार पूर्व में प्रतिबिल 750 रुपए तक लाभ मिल जाता था। गौरतलब है कि कुछ अरसे पहले बिलों में एक साथ सरचार्ज लगकर आया था और बिल चुकाना भी भारी पड़ गया था। इसके अलावा महंगाई राहत कैंप पे रजिस्ट्रेशन करवाने पर ही निःशुल्क यूनिटों का लाभ देने की बात कही जा रही है। आंकड़ों को देखें तो हाल तक 75 लाख में से सिर्फ 25 लाख उपभोक्ताओं ने ही शिविरों में पंजीयन करवाया था। हालांकि शिविर जारी है, लेकिन आगामी समय में पंजीयन नहीं करवाने वाले बहुत से लोग निःशुल्क यूनिट के लाभ से वंचित भी हो सकते हैं। वहीं लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखें तो श्रमिक नेता सचिंद्र कौशिक के अनुसार एक और राजस्थान सरकार महंगाई राहत कैंप के जरिए महंगाई कम करने की बात कहती है, वहीं दूसरी ओर बिजली के बिलों की राशि घट नहीं पा रही। विद्युत निगम टैक्स के नाम पर इकट्ठे वसूली कर लेता है। हम 100 यूनिट बिजली की फ्री दिया करेंगे, लेकिन अब जो बिल आ रहे हैं उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार की ये योजना के लिए खोखला साबित हो रही है, एक धोखा साबित हो रही है। मतलब आप ये देखो कि जब बिजली विभाग वालों से किसी से मालूम करते हैं कि भाई बढ़े हुए बिल क्यों आ रहे हैं जनता के, तो केवल ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं भाई सरचार्ज ले रहे हैं। अरे सरचार्ज के नाम पर, स्थायी शुल्क के नाम पर, सेस के नाम पर कई कर, इतने कर ले रखे आपने, उसके बाद में नए नए टैक्स काय को लगा रहे हो आप जनता को परेशान कर लेके। और फिर अगर आपको लेना ही है तो ये आप एरियर के नाम पर क्यों जनता को परेशान कर रहे हो। अगर कोई आपका एरियर बनता है एवरेज का तो आप साल भर में ले लीजिए। जब भी अकाउंट वालों से मालूम करते हो कहते हैं कई साल का है, अरे तुम हर साल 2 साल में 3 साल में आम कंज्यूमर से ले लेते हो, उसके बाद फिर ये कहते हो अब जब पिछला बकाया है। आपके पास कोई रिकॉर्ड है क्या? हम दावे के साथ कह सकते हैं RACB विभाग के पास, बिजली विभाग के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड कोई भी आदमी बताने को तैयार नहीं है। अभी पिछला जो हमने जमा कराया था सेस के नाम पर, आउटस्टैंडिंग के नाम पर, वो कितना जमा हुआ और कितना उसका एडजस्ट किया था। मतलब मन में आए जो चल रहा है पर मुझे दुख इस बात का हो गया आज कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है शहर में या राजस्थान में जो इन चीजों के प्रति दावे मजबूती के साथ आम जनता से खड़ा नजर आए। मतलब आम जनता अपने तो अब ऐसे परिपाटी पटक ली, अभी बेचारा खुद परेशान होता रहता है, जनप्रतिनिधि के पास जाता ही नहीं। अरे जनप्रतिनिधि के पास भी जाना चाहिए आम जनता को। हम डेली चिट्ठी लिखते हैं, गवर्नमेंट को भी लिखते हैं, चीफ मिनिस्टर को भी लिखते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती हम किसी जनप्रतिनिधि को कहते हैं भाई आप तो RACB जाओ। मेरे पास इतने लोग आए इस समस्या को लेकर के, सब बिल भरा हुआ है, आप कुछ करो। अरे भाई हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, हम वामपंथी विचारधारा के लोग, हम संघर्ष में विश्वास करते हैं, आपको धरना दें, प्रदर्शन करें, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों को क्या करें जो जनता की समस्याओं के प्रति बिल्कुल उदासीन रहते। इसलिए हम आपके चैनल से मांग करते हैं न केवल बिजली विभाग से बल्कि राजस्थान सरकार से, अगर वास्तव में आप बिजली के नाम पर आम जनता को कुछ राहत देना चाहते हो तो बढ़े हुए बिजली पर कुछ ना कुछ छूट दी जानी चाहिए और इस तरह के बिल कभी भी नहीं भेजे जाएं जिससे आम आदमी जमा कराने में बड़ी परेशानी महसूस करे। उधर समाजसेवी प्रेमचंद जैन के अनुसार महंगाई राहत कैंप के जरिए लोगों को राहत देने की बात की जा रही है। इसी कड़ी में बिजली के बिल पर 100 यूनिट माफ तो कर दिए गए, लेकिन लोगों को मिल रही बिजली के बिलों की राशि बढ़ रही है। ऐसे में इस पर कार्रवाई कर वास्तविक राहत देने की जरूरत है। बिजली में 100 यूनिट बिजली फ्री देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने गारंटी कार्ड इशू किया है, लेकिन या तो राजस्थान सरकार या फिर बिजली विभाग के अफसरान पुनः बिजली के बिलों में बढ़ोतरी करते हुए आम जनता को लूटने में लग रहे हैं। इस माह जो कुछ बिजली के बिल आए हैं लोग बागों ने बताया और हमने देखा भी है कि उसमें एरियल वगैरह और क्या क्या जोड़ करके, और वो काफ़ी 2-2, 3-3 साल के एरियर बता रहे हैं, उनको जोड़ करके जहां बिल 1800 रुपये का आता था वहां 3-3, 4-4 हज़ार रुपये के बिल आए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जहां तो हम राजस्थान सरकार 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रही है, वहीं पर ये एरियल वगैरह लगा करके बिजली विभाग आम जनता को सरकार के विरुद्ध
ये कार्रवाई कर रही है, तो इसके विषय में मेरा निवेदन है माननीय गहलोत जी से कि इसको तुरंत दिखवाएं और ये अगर अवैध हैं तो इन्हें तुरंत हटवाकर और आम जनता को राहत दें। पुनखंड निवासी एक ग्रामीण ने कर्ज के दबाव में आकर सेल्फोस खाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक 60 वर्षीय पूरणमल जांगीर ने एक व्यक्ति से 10,000 रुपए ब्याज पर लिए थे। वह मृतक व्यक्ति से 10 के बजाय 20,000 रुपए वसूल कर रहा था। साथ ही घर पर आकर मारपीट भी की थी। ऐसे में पूरणमल ने सेल्फोस खाकर खुदकुशी कर ली। मृतक के पुत्र मंतूराम ने बताया कि उनके पिता कारपेंटर का काम करते थे। कर्ज देने वाला उनसे दोगुनी राशि मांग रहा था। पूरणमल जांगीर उसने पैसे ले रहा था कि पापा ने 10 का 20 लेते थे उससे। उसने मारने की धमकी दी, मोटरसाइकिल टक्कर दी है, फिर मेरे को धमकी दिया तो वो मारूंगा। क्या नाम है उसका? पप्पू जक्कड़। कितने पैसे लिए थे? 10,000 के 20,000 लेते थे। किस जगह के रहने वाले? पूनखर का। और पप्पू जक्कड़ कहाँ रहता है? पूनखर में रहता है। किस बात को लेकर इन्होंने सुसाइड किया? क्या खाया है? वो सेल्फोस खाई है उनको, बस मेरे को मारा है। मारपीट की जो घटना हुई कितने बजे के आसपास की थी? वे करीब, मैं घर पे नहीं था। महुआ के समीप सड़क हादसे में एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह करीब 7 बजे अलापुर गांव निवासी निसार खान अपनी बुआ जैतूनी के साथ बाइक पर बाजार जा रहा था। रास्ते में तेज गति से आ रही फरहान ने अपनी बाइक से उन्हें टक्कर मार दी। ऐसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें स्थानीय लोगों ने सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया है। बाइक पे एक्सीडेंट होगा। आप कहाँ जा रहे थे? हम महुआ आ रहे थे। कौन कौन? मैं और मेरे 3 बुआ। अच्छा। हाँ, तो अचानक से बाइक आई, बाइक में टक्कर दी थी। अकेला था वो, हम 3 थे। एक का नाम जैतूनी है, मेरा नाम निसार है। महुआ जा रहे थे, बुआ जा रही थी अपने ससुराल को छोड़ने जा रहा था, महुआ के पास रूपबास। और आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह अलवर में सिंथेटिक ट्रैक के अभाव के कारण एथलेटिक्स पदकों से वंचित हो रहे हैं। अलवर में सिंथेटिक ट्रैक के अभाव के कारण एथलेटिक्स श्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। अभ्यास की कमी के चलते वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदकों से वंचित हो रहे हैं। इन्हीं में शामिल है पलखड़ी नांगल गांव के शकील। उनका कहना है कि यदि अलवर में दौड़ के लिए सिंथेटिक ट्रैक नसीब होता तो वे कांसे की जगह गोल्ड मेडल ला सकते थे। पिछले करीब 6 साल से वह कोच सबल प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में आरआर कॉलेज के ग्राउंड पर अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन यह ट्रैक बदहाल है और कंकर पत्थर भी बिखरे हुए हैं, साथ ही मिट्टी उड़ती है। इसके बावजूद इसी ट्रैक पर अभ्यास कर शकील ने दक्षिण कोरिया में आयोजित जूनियर एशियन चैंपियनशिप में 800 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। 18 वर्षीय शकील ने कहा कि गोल्ड मेडल प्राप्त खिलाड़ी और उनके बीच में आधे से भी कम सेकंड का अंतर रहा है। यदि लगातार सिंथेटिक ट्रैक पर अभ्यास किया जाए तो इस अंतर को दूर किया जा सकता है। साउथ कोरिया खेल के आया हूँ, उसमें मैं 3rd मेडल आया है मेरा। और अगर आरआर कॉलेज में सिंथेटिक होता तो मैं काश वहाँ गोल्ड करता, लेकिन आरआर कॉलेज में सिंथेटिक नहीं है। इसकी वजह से हमें प्रैक्टिस करने को बहुत मुश्किल होती है। और 3rd मेडल आया मेरा 149.80। उधर अलवर स्टेशन पहुंचे शकील का कोच और खिलाड़ियों ने स्वागत करते हुए उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2011 में धारा यादव ने 4था स्थान प्राप्त किया था। पूर्व में सीनियर एशियन में रतिराम ने मेडल जीतकर अलवर का नाम रोशन किया था। अब शकील को कांस्य पदक की उपलब्धि हासिल हुई है। साथ ही ये खिलाड़ी अलवर के हजारों खिलाड़ियों के रोल मॉडल बन गए हैं। अलवर का बड़ा दुर्भाग्य है, आज हमारे पास यहाँ सेंटर ट्रैक नहीं है। आजकल डिस्ट्रिक्ट से लेके और वर्ल्ड चैंपियनशिप सिर्फ सिंथेटिक पे ही टूर्नामेंट होते हैं। सिंथेटिक ट्रैक पे भी टूर्नामेंट ऑथराइज नहीं है, लेकिन हमारे पास सिंथेटिक ट्रैक नहीं है। आज सिंथेटिक ट्रैक अगर होता तो शकील का 110% गोल्ड मेडल होता। तो अलवर के अंदर सिंथेटिक ट्रैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम करीब 10 सालों से ये मांग उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो भी हमारे राजनेता हैं उनकी इच्छा शक्ति कम है। जो जिनके भी राजनेता जिन डिस्ट्रिक्टों के सही हैं, अच्छे हैं, उनकी दृढ़ इच्छाएं हैं, उन सभी डिस्ट्रिक्टों में भी राजस्थान में बहुत सारे सिंथेटिक ट्रैक बन गए हैं और अलवर में बहुत सारा खिलाड़ी प्रैक्टिस करता है। स्टेट के अंदर हमारी बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन हर खिलाड़ी सिंथेटिक ट्रैक की वजह से तरस हो रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से और हमारे जो भी यहाँ के राजनेता हैं उनसे एक ही अपील करना चाहता हूँ, अलवर को जल्दी से जल्दी सिंथेटिक ट्रैक की सौगात दे।
कुल मिलाकर कई सरकारें आई और गई, लेकिन अलवर में सिंथेटिक ट्रैक बिछाने की योजना पर आज तक अमल नहीं हो पाया है। भले ही प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी ओलंपिक जैसे बड़े टूर्नामेंट करवाकर लाखों लोगों को खेल से जोड़ा, लेकिन सिंथेटिक ट्रैक के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास बजट का टोटा बना हुआ है। भगवान सैनी, ATL न्यूज, अलवर। और वहीं राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेल 23 जून से शुरू होंगे। इसे लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। जिला खेल अधिकारी सबल प्रताप सिंह के अनुसार राज्य सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2022 में यह खेल शुरू किए गए थे। वहीं इस साल 23 जून से 29 अगस्त तक शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए खेलने के इच्छुक लोग संबंधित ऑनलाइन साइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के अंदर कराए गए, जिसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र के काफ़ी प्रतिभाएं आगे आई। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष 2023 के अंदर 23 जून से राजीव गांधी ग्रामीण खेलकूद और राजीव गांधी शहरी खेलकूद प्रतियोगिताएं 23 जून से स्टार्ट होंगी और 29 अगस्त को ख़त्म होंगी। इसके अंतर्गत दोनों ही खेलों में 7-7 खेलों को लिया गया है। रजिस्ट्रेशन rajolympic.rajasthan.government.in के ऊपर लॉगिन करके और रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसमें इंडिविजुअल और टीम दोनों का रजिस्ट्रेशन अब खिलाड़ी स्वयं कर सकते हैं। अलवर शहर में तिजारा फाटक पुलिया और जेल चौराहे के बीच एक अंडा विक्रेता के भाई को कुछ लोगों ने लात घूंसों और डंडों से जमकर पीटा। शुक्रवार रात 8 बजे हुई इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इस व्यक्ति जयसिंह को सड़क पर पटक कर खूब लात घूंसे बरसाए गए। वहीं महिलाओं ने भी जमकर थप्पड़ मारे। बाद में यहां पुलिस पहुंची और घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उधर एक प्रत्यक्षदर्शी ने घटनाक्रम की जानकारी दी। यह भी चर्चा रही कि इसके पीछे पारिवारिक झगड़ा हो सकता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और तिजारा पुलिया का तो मोनू अंडे वाले की ठेली है यहाँ। ठीक है। उसके अलावा जो है लोगों ने 4-5 लोग थे यहाँ। ठीक है। उन्होंने आकर मारपीट करी है और उस भाई की ठेली ठीक है ठेली पलटी हुई है। ठीक है ना, मारपीट करी है। एक आदमी को हमने अभी पुलिस वालों के साथ भेजा है। उनको कहाँ भेजा है? हॉस्पिटल ले जाना। अच्छा। सरकारी हॉस्पिटल। अच्छा, किस बात पे? मतलब झगड़ा हो गया? हाँ, झगड़ा हुआ था। उसके साथ मारपीट करी है उन्होंने। हाँ, मारपीट करी। 4-5 लोग वो थे। अच्छा। डंडा लेके आए थे भैया। अच्छा। डंडे के साथ मारपीट करिए, बरसाए उसके साथ मारपीट करिए। बड़ा भाई ठेली लगाता है, छोटा भाई दुकान ठेली बंद करने आया, घर लेके जाएंगे अपने। अच्छा। बड़ा भाई तो मोनू था नहीं, छोटा भाई का क्या नाम है छोटे वाले का? ठीक है, छोटे भाई को मारा है मतलब। तो ज्यादा लगी है? एम्बुलेंस वाले को फोन करा सर, अभी भी आपके सामने मेरी कॉल चल रही थी। ठीक है। एम्बुलेंस नहीं आई है। हाँ। पुलिस वाले अपनी गाड़ी में बैठा के लेके गए। मतलब मौके पर पुलिस पहुंची? मौके पर पुलिस पहुंची। तो हॉस्पिटल कौन लेकर गया? हॉस्पिटल में पुलिस वाले लेके गए। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने शनिवार को मोती डूंगरी स्थित अपने कार्यालय पर जन सुनवाई की। यहां जिले भर से आए लोगों ने अपनी समस्याएं मंत्री के समक्ष रखी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जूली ने बताया कि 12 जून को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जन्म दिवस पर जिले भर में अनेक आयोजन किए जाएंगे। साथ ही विशाल रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। और जितेंद्र सिंह जी का जन्मदिन पूरे अलवर जिले में कांग्रेस पार्टी और आमजन धूमधाम से मनाता है और हर बार उनके जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर लगता है। अब की बार भी जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में युवा रक्तदान करेंगे और वो रक्त जो है लोगों को जीवन दान देने का काम करेगा। तो ये ऐतिहासिक रूप से उनका जन्मदिन मनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और वहीं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का कहना है कि जल संकट के स्थायी समाधान को लेकर कांग्रेस सरकार इसरदा परियोजना लेकर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट का काम भाजपा ने रुकवा दिया, अन्यथा यह योजना हितकारी साबित होती। उधर मंत्री जूली ने कहा कि शहर से पानी लाने को लेकर भाजपा के शहर विधायक संजय शर्मा और पूर्व विधायक बनवाई लाल सिंगल के अलग अलग बयान सामने आए हैं। इससे साफ होता है कि वह पानी के नाम पर केवल राजनीति कर रहे हैं। यहाँ अलवर शहर, अलवर जिला पूरा ही पानी के लिए बहुत ही संकट की स्थिति में है और जिले के अंदर सबसे भयंकर स्थिति राजगढ़ की खराब है। उसके बाद जिले के अंदर सारा ही इलाका ऐसा है जहाँ 1000 फीट से नीचे पानी चला गया। इसका एक ही उपाय है, इसरदा से पानी आए, ERCP की योजना बने। उसके लिए वसुंधरा जी ने योजना बनाई थी,
भारत सरकार को भेजी थी। मोदी जी 2 बार घोषणा कर गए जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर, और वो योजनाएं शुरू नहीं कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी उसको करना चाह रहे हैं क्योंकि राज्य के सीमित संसाधन होते हैं, फिर भी उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि जो काम 2 साल में हो सकता है मैं उसको 5 साल में करूंगा। और उन्होंने इसके लिए 10,000 करोड़ पिछले बजट में रखे थे, जिसमें से 9600 करोड़ खर्च होके बांध का आधे से अधिक काम पूरा हो चुका है। 13,000 करोड़ रुपए इस बजट के अंदर भी उसके लिए रखे हैं, और आने वाले 2-3 साल के अंदर जब ये बांध बन जाएगा तो उसके पानी से ही अलवर शहर और अलवर जिले की प्यास बुझेगी, और वही हमें करना चाहिए। यहाँ 15 साल से बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के सांसद हैं, और खास तौर से इस समय जो विधायक हैं वो इधर उधर की बातें करते हैं, लिपापोती की बातें करते हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं उसका ठिकरा कांग्रेस पे फोड़ना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि इन लोगों ने क्या किया है ये बताएं कि हम ये कर रहे हैं। अब जो सिलीसेट के पानी की बात करते हैं वो भी न कोई भारत सरकार ने पैसे दिए न कोई योजना है, बिना बात की बात करते हैं कि इतनी योजना मंजूर कर रखी है वो हो जाए। तो इससे पहले भी सिलीसेट से पानी लाने की योजना बनी थी आज से 10-12 साल पहले, और वो फेल हो गई थी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा इसरदा प्रोजेक्ट पे काम करें, सब लोग मिलके काम करें। पानी की ऐसी समस्या है जो सबके लिए। तो क्या ऐसा लगता है कि इस पर राजनीति हो रही है? 100% राजनीति हो रही है। काम कर नहीं पा रहे हैं, डिमांड हमसे रख रहे हैं। हम तो कह रहे हैं डिमांड मोदी जी से करें। 25 के 25 सांसद राजस्थान से जीत के गए हैं। 13 जिलों की अगर ERCP की योजना लागू हो जाती है तो लोगों को पीने का पानी भी मिलेगा, सिंचाई का पानी भी मिलेगा। आज किसान बेचारा लगातार मरता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। उसकी जितनी फसल होती है उससे कई गुना ज्यादा तो 4-5 साल के अंदर दोबारा ट्यूबवेल लगाने में पैसे लगा देता है। तो खाएगा क्या, कमाएगा क्या, किसान की भी सोचे। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का जन्मदिन 12 जून को मनाया जाएगा। इसी कड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शनिवार को मोजपुर हाउस में रामायण पाठ प्रारंभ किया गया। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि 12 जून की सुबह भवानी तोप स्थित गौशाला में गौ सवामणि का आयोजन होगा। इसके बाद राजीव गांधी पार्क में पौधरोपण के अलावा सामान्य चिकित्सा में भर्ती मरीजों को फल वितरण होगा। वहीं मोजपुर हाउस में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर में 1100 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 10 जून को सुबह 7:30 बजे रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा सोमवार की शाम हनुमान जी की महाआरती की जाएगी, जबकि 12 जून को गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ हो। इसके बाद पौधरोपण एवं सामान्य चिकित्सा में मरीजों के लिए फल वितरण किया जाएगा। साथ ही रक्तदान शिविर में 1100 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य है। सम्मान्य भंवर साहब का 12 जून को जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिला कांग्रेस कमेटी अलवर द्वारा आज प्रातः 7 बजे रामायण जी के पाठ का शुभारंभ कराया गया है। उसमें हम परमपिता परमात्मा से उनके दीर्घायु, स्वास्थ्य और उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य की कामना के लिए रामायण पाठ करवा रहे हैं। आज शाम को 7 बजे भव्य रामायण जी की आरती का आयोजन होगा, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे। उसके बाद 12 तारीख को सुबह 7:30 बजे भवानी तोप गौशाला पर गौ सवामणि होगी। सवामणि के बाद 8 बजे राजीव गांधी पार्क में भंवर साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पौधरोपण किया जाएगा, और फिर 8:30 बजे राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल वितरण किया जाएगा। तदुपरांत प्रातः 9 बजे से मोहनपुर हाउस पर ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा, जिसमें हमारे समस्त दोनों मंत्रीगण, जूली जी, शकुंतला जी, हमारे बाकी कांग्रेस के विधायकगण, विधायक प्रत्याशीगण, PCC सदस्य, AICC के हमारे सदस्य, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता और मंडल कांग्रेस कमेटियों के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे। शहर में डाकघरों में सर्वर डाउन की समस्या जारी है। ऐसे में शनिवार को कालाकुआ स्थित डाकघर में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ समय बाद सर्वर चालू होने पर ही आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर और पता अपडेट जैसे कार्य शुरू हो पाए। उधर डाकघर प्रभारी कांता यादव ने बताया कि पिछले कई दिनों से सर्वर डाउन होने के चलते लोगों के खाते में राशि जमा और निकासी सहित पासबुक में एंट्री कार्य में समस्या आ रही है। इसके अलावा आधार कार्ड से संबंधित कार्य में भी बाधा बनी हुई है। और हमारे यहाँ पे कल आधार कार्ड का काम 2:30 बजे के बाद चला था और हमने किया भी था, और आज आधी घंटा बंद रहा, 10:30 बजे तक नहीं चला। 10:30 बजे के बाद में सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। आधार कार्ड का कोई दिक्कत नहीं है। समस्या लगातार चल रही थी, पर परसों नहीं चला, उसके पहले दिन हमारे यहाँ चला था, उससे पहले 2 दिन नहीं चला। शहर में दुर्गा कॉलोनी स्थित आत्मविश्वास केंद्र में जरूरतमंद महिलाओं को साड़ियां वितरित की गई। साथ ही प्रतिभावान बेटियों को सूट और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
नेक कमाई समूह ने डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट के सहयोग से यह कार्य आयोजित किया। कार्यक्रम में समाजसेवी दौलतराम हजरती ने महिलाओं को साड़ी वितरित की, साथ ही सिलाई सीखने वाली प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गायत्री परिवार की प्रचारक कुंती अग्रवाल ने की, जबकि संचालन गुरप्रीत निक्का ने किया। उधर नेक कमाई समूह के कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने कहा कि कच्ची बस्तियों में आत्मविश्वास केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर एक प्रयास संस्था की ओर से भी महिलाओं की सहायता की जाएगी। शांति एवं अहिंसा विभाग द्वारा उपखंड स्तरीय गांधी दर्शन शिविर का आयोजन किया गया। जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने बताया कि इस दौरान कार्यकर्ताओं को महात्मा गांधी के दिखाए गए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही कहा कि इसके जरिए महात्मा गांधी के सपने साकार करें। उन्होंने बताया कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। और मुझे कहते हुए बड़ी गर्व है कि अलवर ज़िले में जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए हैं, ऐसा किसी भी ज़िले में नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा गांधी कार्यकर्ताओं की संख्या अलवर ज़िले में रही है और उसको प्रदेश स्तर पर सम्मान भी किया है। 15 अगस्त पर भी सम्मान किया गया गांधी कार्यकर्ताओं का। निश्चित रूप से ब्लॉक के हमारे जो संयोजक रहे हैं उनका भी उपखंड स्तर पर सम्मानित किया गया। तो अब उपखंड शिविर जो है हमने शुरुआत मुंडावर से शुरू कर दी थी। तो मुंडावर हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हमने राजगढ़ किया, लक्ष्मणगढ़ किया है, लक्ष्मणगढ़ के बाद में हमने किशनगढ़ किया और कोटकासिम किया। तो ये कार्यक्रम हमारे लगातार होते हुए आ रहे हैं। इसमें हम आज़ादी के नायकों पर चर्चा करते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उस समय फैसला किया था कि हम देश को आज़ाद कराने का एक मीटिंग बुलाई थी 1942 में भी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने की। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने ही इस देश को आज़ाद कराया है। ये सारे लोगों को, आम युवाओं को जा जाकर हमें बताया जाए। दूसरी ओर अंतिम छोर पर बैठे जो कार्यकर्ता हैं या ग्रामीण वर्ग के लोग हैं जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, तो ऐसी स्थिति में हम सरकार की जो जन कल्याणकारी लोकप्रिय जो योजना है, जो ऐसी इम्पोर्टेंट योजना है, चिरंजीवी योजना है जिसमें सारा निःशुल्क जाँच है, निःशुल्क दवाएँ। राजस्थान में ऐसे मरीज हैं गंभीर, उनका इलाज अगर प्रदेश में भी नहीं होता है तो 22 अस्पताल राजस्थान सरकार ने एम्स स्तर के वहाँ भी निःशुल्क की घोषणा की है। वेदांता में भी वो लोग जा सकते हैं। निःशुल्क दवा तो चली रही है, उसके साथ साथ जानवरों के, पशुओं के लिए भी एसी अस्पताल खोले गए हैं। सभी लोगों को चिरंजीवी योजना तो मुख्य चल ही रहा है। उसके बाद OPS स्कीम है, आज 500 रुपये गैस सिलेंडर वाली स्कीम है। अलवर कोर्ट परिसर में अनेक सूखे पेड़ कभी भी गिर सकते हैं। इससे परिवादियों वकीलों को खतरा बना रहता है। साथ ही बंदर उत्पात मचाते हैं। एडवोकेट शबीर खान ने बताया कि यहाँ स्थित पुराने पेड़ों की डालियां टूटकर गिरती रहती हैं। बंदरों की पेड़ों पर उछल कूद से भी ऐसा होता है। उन्होंने नगर परिषद प्रशासन की मांग की है कि इन बंदरों को पकड़कर बाहर छोड़ा जाए। को लेकर मैं ये कहूँगा कि हमारी जो नगर परिषद है उसका बेरुखी दिखाई देती है इधर कोर्ट परिसर की तरफ। यहाँ पर इतने बड़े बड़े पीपल के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, इनको काफ़ी सालें हो गई, इनकी छटनी होनी चाहिए, कटाई होनी चाहिए। और यहाँ पर जो चारों तरफ जो जाल बिछा हुआ बिजली का, टेलीफोन लाइन का, कैमरे की लाइन का, तो मान लीजिए अगर कोई तूफान आ जाता है तो हवा तेज हो और कोई पेड़ गिर जाए तो उससे बहुत अपार हानि हो सकती है। और बिजली के जो तारों पर, वो पोलों पर जब वो पेड़ गिरेंगे तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति या आदमी की भी मौत हो जाए। दूसरी बात यह है, यहाँ पर बंदरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। बंदर बहुत जानलेवा, कई बार जानलेवा हमले भी किए हैं इन्होंने, बड़े खतरनाक तरीके से पेश आते हैं। और आपने देखा भी होगा यहाँ पर चारों तरफ बंदरों की इस तरीके से वो सीटों पर आकर बैठ जाते। कई बार तो हमें ही अपनी सीट को छोड़कर यहाँ से हटना पड़ता है। लेकिन हमारी जो नगर परिषद है अलवर की, उसके जू तक नहीं रेंग रही। ये अगर इस पर कोई गौर नहीं किया गया हमारी नगर परिषद के द्वारा तो बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है। इसलिए अगर जनहानि को रोकना है तो सबसे पहले तुरंत प्रभाव से यहाँ जो ये जितने भी पेड़ हैं इनकी छटनी करें, कटनी करें, कटाई करें, जिससे कि कोई आंधी या तूफान आता है तो उसमें
उस पेड़ या पौधे की गिरने की वो ना हो। उधर एडवोकेट बनवारी ने बताया कि 2 मई 2018 को भयंकर तूफान आया था। उस समय अलवर शहर में कोर्ट परिसर में विशाल पेड़ उखड़ कर गिर गए थे। अब फिर से तेज अंधड़ का मौसम बना रहता है। इसके चलते विशाल सूखे पेड़ हटाए जाने की जरूरत है। साथ ही पेड़ों में होकर गुजरते विद्युत लाइन के तारों पर ध्यान देते हुए वृक्षों की छंगाई करवाई जाए। उससे हो सकता है कि जनहानि हो जाए। अगर प्रशासन और नगर परिषद इन पेड़ों की छटाई नहीं करवाता है तो किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना भी हो सकती है। आज से 2-3 साल पहले SC/ST कोर्ट के सामने एक बार एक पेड़ का डाला गिर गया था, जिससे एक व्यक्ति के सर में चोट आई थी, गंभीर रूप से घायल हो गया था। तो उसके कारण ये डर बना रहता है वकीलों में और परिवादियों में कि कब कौन सा पेड़ गिर जाए, कब क्या घटना हो जाए। और साथ साथ आवारा जो जानवर हैं प्लस जो बंदर हैं उनका आतंक बना रहता है। बंदर कई बार पक्षकार जो आते हैं न्यायालय परिसर में उनको भी काट लेते हैं, उनके सामान छीन ले जाते हैं, कई बार वकीलों की फाइलें उठा ले जाते हैं। तो इस तरह का जो डर का आतंक बना रहता है, इस पर अगर कार्रवाई नहीं की जाए तो यहाँ पे डर का माहौल बना रहेगा। वहीं क्षेत्रवासी संजय विजय ने बताया कि कोर्ट के गेट के बाहर मंदिर के समीप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इससे जुड़े हाईटेंशन तारों से पेड़ की डालियां टकराती रहती हैं। मंदिर में रोजाना भक्त आते हैं और ऐसे में इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। समस्या है, पेड़ 11,000 लाइन के ऊपर जा रहा है और यहाँ से कोर्ट चालू रहती है। मंदिरों में महिला आती है, बच्चे खेलते हैं। ये पेड़ टूटे कभी भी हादसा होने की संभावना है। बिजली विभाग में बार बार कहा, उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी। पूरे पे डाले आए हुए पूरे पे डाले आए हुए हैं। कितने 1000 वोल्ट की लाइन है? 11,000 33,000 ये दोनों लाइन पावर की जा रही है। कोई ध्यान नहीं दिया गया। कितने दिन हो गए इसको लगभग? इसको कम से कम काफी साल हो गए और काफी बार मैं बार जेईन साहिबा और इनको बार अवगत करा चुका हूँ, लेकिन वो कभी भी नहीं सुनते। जब भी मेंटेनेंस के लिए आते मैं कहता हूँ तो वो कहते ये नहीं, बाद में हो गई, आप और कहीं कीजिए। बालाकिला बफर जोन के जंगल में वन्य जीवों के लिए ATL का अभियान शनिवार को भी जारी रहा। यहाँ पानी के टैंकर पहुँचाए जा रहे हैं। उधर बालाकिला घूमने आए सीताराम ने बताया कि उन्हें यहाँ आकर इस मुहिम की जानकारी मिली है। इस पहल से वन्य जीवों को पाने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं जागरूक वर्ग के अनुसार इस मुहिम से अन्य लोग एवं संगठन भी जुड़े। इससे वन्य जीवों को जंगल में ही पर्याप्त पानी हो सकेगा। ये ATL की तरफ से जो मुहिम हुई है, जो वन्य जीवों के लिए पानी की जो सुविधा कराने के लिए, बहुत काबिल तारीफ है। और इनसे मैंने तो पहली बार देखा है, मैं तो हर साल कई बार आता जाता रहता हूँ, लेकिन अब की बार मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं ATL चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि इस भीषण गर्मी के अंदर जहाँ आम आदमी तक त्राही कर रखा है, वहाँ आपने वन्य जीवों के बारे में भी, उनके पानी के बारे में भी, उनको खाद्य व्यवस्था के बारे में भी आपने सोचा। और ATL चैनल ने जो मुहिम चलाई है, जो टैंकर डलवाने के लिए वन्य जीवों के लिए, बहुत ही सराहनीय कदम है। वन्य जीव पानी के उसमें तलाश में बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं, ऐसे के अंदर उनको राहत दिलवाना बहुत ही शानदार, बहुत ही सराहनीय। शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में शनिवार को निःशुल्क हड्डी एवं जोड़ प्रत्यारोपण शिविर लगाया गया। यहां मौजूद जिनेंद्र जैन ने बताया कि महावीर इंटरनेशनल केंद्र और फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर के सहयोग से शिविर लगाया गया है। इस दौरान डॉक्टर अनूप झुरानी और डॉक्टर हार्दिक साहनी द्वारा परामर्श देने के अलावा जाँच में निःशुल्क की गई। फोर्टिस जयपुर के सौजन्य से घुटनों के जोड़ के बारे में और हड्डियों के जोड़ के जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए एक फ्री चेकअप कैंप लगाया जा रहा है। यहाँ जयपुर से डॉक्टर हार्दिक साहनी आएंगे और वो मरीजों को, इसमें अभी तक हमारे पास 40 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, जो कि अपने उपचार यहाँ प्राप्त करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीना अवस्थी द्वारा पंडित छीतरमल लाटा सोसाइटी विबंधित पुनर्वास गृह का जायजा लिया गया। साथ ही सखी वन स्टॉप सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने यहाँ व्यवस्थाओं को देखा, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। समाचारों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बनी रही ATL टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338। से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। कोटपुतली के दौरे पर शुक्रवार को पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह चुनावी मूड में नजर आए। कोटपुतली को जिला बनाए जाने पर आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही राज्य सरकार की उपलब्धियों और योजनाएं आमजन को गिनवाई। यहां कोटपुतली बहरोड को जिला घोषित करने के बाद पहली बार दौरे पर आए मुख्यमंत्री गहलोत ने राजकीय LBS PG महाविद्यालय के खेल मैदान पर सभा की। इसका आयोजन क्षेत्रीय विधायक और उच्च शिक्षा एवं गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में किया गया। गृह राज्य मंत्री यादव ने कोटपुतली बहरोड को जिला बनाए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। कलेक्टर भी, SP भी, एडिशनल SP भी, और अधिकारी हो, ADM हो, सिटी मजिस्ट्रेट हो, LDO, तहसीलदार, उसका बिल, ये काम चलते ही जिले की आबादी के हिसाब से पूरे जिले का पुनर्गठन शुरू हो जाता है। ये तो एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और मौसम भी आप बढ़ा दे रहा है। इधर नया जिला बन रहा है, मीटिंग हो रही है और खुशनुमा मौसम भी हो रहा है, वो भी आप बता। आप सबको बधाई है, मुबारकबाद। और जो आपकी भावना थी 30-40 साल की मांग थी, आप भोजपुर देंगे, पुलिस बात का एहसास था। उधर इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गृह राज्य मंत्री यादव को आगामी चुनाव में भारी मतों से जिताने का आह्वान किया। वहीं जनसभा को PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस सह प्रभारी अमृता धवन ने भी संबोधित किया।
ग्राम सेवा सहकारी समिति पलखड़ी आपसी राजनीति के चलते अखाड़ा बन गई थी। वहीं आरोप है कि सहकारिता विभाग अलवर के अधिकारियों ने राजनीतिक दबाव के कारण इस समिति के संचालक मंडल की निर्वाचन प्रक्रिया को 2 बार स्थगित कर दिया। आखिरकार अयान खान ने इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी। सुनवाई होने के बाद उच्च न्यायालय ने संचालक मंडल के चुनाव करवाने के निर्देश जारी कर दिए और 31 मई से निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई। साथ ही संचालक मंडल के 7 सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए। अध्यक्ष पद पर आरिफ अयान खान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वसीम अकरम को चुनाव में शिकस्त दी। इस प्रकार राजनीतिक हस्तक्षेप का अंत हो गया और उपाध्यक्ष पद के लिए कासम खान को निर्विरोध चुना गया। अयान का कहना है कि किसानों की समिति में इस क्षेत्र के राजनीतिक वर्चस्व प्राप्त एक जनप्रतिनिधि ने अनावश्यक हस्तक्षेप किया था। राजनीतिक हस्तक्षेप और उच्च राजनीतिज्ञों के चलते पलखड़ी में 2 बार सहकारी समिति के चुनाव स्थगित कराए, लेकिन दूसरा पक्ष हाई कोर्ट में पहुंच गया और चुनौती मिलने के साथ ही सभी के हाथ पैर फूल गए और सहकारिता विभाग को जयपुर से निर्देश मिले निर्वाचन अधिकारी के कि अब चुनाव कराना है। जहां चुनाव संपन्न हुए जिसमें एक पक्ष का करीब 8 सदस्य संचालक मंडल के चुने गए और वहां पर उपाध्यक्ष का निर्विरोध चुनाव हुआ और अध्यक्ष पद पर आरिफ अयान को विजय मिली और वह अध्यक्ष बन गया है। इस प्रकार से कई लोग किसानों की समिति में भी राजनीतिक हस्तक्षेप करके मनमुटाव द्वेषता पैदा कर रहे हैं, जो किसान हित में ठीक नहीं है। आखिर जीत सत्य की होती है। मैं उदय सिंह, ATL न्यूज। प्रशासन गांव के संग अभियान में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भड़कोल में बनाए गए उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी किया। शिविर के दौरान मुख्य अतिथि मंत्री जूली सहित विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर, सरपंच हिम्मत सिंह और बच्चों सिंह का साफा बांध कर स्वागत किया गया। हालांकि राहत शिविर इन दिनों तापमान और तेज धूप के चलते परेशानी का सबब बन रहे हैं। कर्मचारियों के टेबल के समीप तो कूलर लगाए जा रहे हैं, लेकिन पंडाल के बीच में कूलर पंखे की व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मालाखेड़ा स्थित बैरवा मोहल्ले में पानी निकासी नहीं होने के कारण यह क्षेत्र जलमग्न हो गया है। बस्ती के घरों में बारिश का पानी घुस गया। यहाँ इंटरलॉकिंग सड़क बनने के बाद पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। क्षेत्र निवासी बाबूलाल सोलंकी और अन्य लोगों के अनुसार मालाखेड़ा प्रशासन को पहले अवगत कराया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के बीजवाड़ नरुका में इस तपती धरती और बढ़ते तापमान के बाद भी किसान फूलों की खेती कर रहे हैं। इस क्षेत्र के फूलों की महक दिल्ली, पंजाब और हरियाणा तक पहुंच रही है। करीब 1 दर्जन परिवार फूलों की खेती को करके आर्थिक रूप से समृद्धि भी हासिल कर रहे हैं। वहीं गुलाब, गेंदा और हजारा जैसे फूलों की पौध कोलकाता से मंगाई जाती है। मालाखेड़ा प्रधान वीरवती ने भी यहाँ पहुंचकर अवलोकन किया। तापमान और तेज गर्मी के बाद भी धरती माँ का श्रृंगार किसान कर रहे हैं और फूल उपजा रहे हैं। वहीं मालाखेड़ा उपखंड के बीजवाड़ नरुका ठिकाने पर फूलों की खेती किसान भरपूर कर रहे हैं और यहाँ के फूल दिल्ली तक अपनी गूंज और खुशबू से महका रहे हैं। और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी फूलों की खेती बीजवाड़ नरुका में की जा रही है। राजगढ़ कारोट मार्ग के हनुमान मंदिर पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। शनिवार को समापन होने पर भंडारे का आयोजन हुआ। इसके बाद संतों की विदाई की गई। माचाड़ी स्थित नंगेश्वर धाम आश्रम पर हुए श्री राम महायज्ञ और महंत माधव दास महाराज को महामंडलेश्वर महंत की उपाधि मिलने के उपलक्ष्य में यह आयोजन हुआ। इस दौरान महंत मंगलदास महाराज, महंत अंगद दास और ठिकाना गंगाबाद के महंत प्रकाश दास महाराज आदि का सानिध्य रहा। जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने शुक्रवार को नटने का बारा से जैसमंद बांध तक नहर की सफाई और मरम्मत कार्य का जायजा लिया। साथ ही पानी के बहाव में आ रहे अवरोधों को हटाने के लिए जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य के बाद जैसमंद में पानी की आवक संभव होगी। राजेश पायलट की पुण्यतिथि के अवसर पर नटने का बारा से देवनारायण मंदिर के समीप आयोजन होगा। इसकी तैयारियों को लेकर शनिवार को क्षेत्र के गुर्जर समाज के लोग एकत्रित हुए। साथ ही राजेश पायलट की प्रतिमा की सफाई की गई। इस मौके पर तोताराम गुर्जर ने बताया कि राजेश पायलट सर्व समाज के नेता थे, जिन्होंने किसानों के हित में कार्य किया। 11 जून को स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। भगवान देवनारायण का मंदिर देव का बारा नटने का बारा के अंतर्गत माननीय पायलट साहब, राजेश पायलट साहब की जो मूर्ति लगी हुई है, उसकी पुण्यतिथि 11 जून को आयोजित की जाएगी, जिसकी तैयारी आज भव्य स्तर पर की जा रही है।
वहाँ साफ़ सफाई की जा रही है उनकी मूर्ति के ऊपर, और वहाँ पूरी तैयारी के साथ आसपास के सभी समाजों के लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और वो तैयारी में लगे हुए हैं। और कल भव्य स्तर पर राजेश पायलट साहब की पुण्यतिथि का आयोजन किया जाएगा। नटनी के बाड़ा पे माननीय हमारे जो है गुर्जर समाज के ही नहीं, हमारे जो है सर्व समाज 36 बिरादरी के माननीय नेता हैं, उनकी 11 जून को पुण्यतिथि मनाई जाएगी। सारे लोग मिलके पूरे यहाँ पे राजस्थान नहीं, पूरे हरियाणा, पूरे जो है हमारा देश है, कश्मीर तक उनकी जो है पुण्यतिथि मनाई जाएगी। वो हमारे सबका उन्होंने भलाई का काम किया, उसके लिए सब समाज होके यहाँ उनको हम चाहते हैं कि उनको समर्थ के उनकी जो विचार थे, उनकी नीतियाँ थी, उनको सारे मिलके आगे बढ़ाएं ताकि जो है उनकी आत्मा को परमात्मा जो है अच्छी शांति प्रदान करे। भिवाड़ी के यूआईटी थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी सोनीलाल ने बताया कि यह शातिर सेक्टर 9 में पानी की टंकी के पास अवैध शराब बेच रहा था। इसके बाद उसे पकड़कर मदिरा के कुल 144 पौवे सहित 23 बोतल बियर जब्त कर ली गई। भिवाड़ी में एक बार फिर से लंपी बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। शहर में बेसहारा घूम रही दर्जनों गायें इस बीमारी से ग्रसित नजर आ रही हैं। गौरतलब है कि पूर्व में रोग के सामने आने के बाद टीकाकरण तो हुआ, लेकिन नियंत्रण होने के बाद वैक्सीनेशन का काम बंद कर दिया गया। अब फिर से गायों में लंपी बीमारी के लक्षण देखे जा रहे हैं। उधर डॉक्टर महेंद्र सिंह और दिनेश ने इन गायों को वैक्सीन लगाई। इस दौरान उनके साथ कामधेनु सेना जिला प्रभारी संदीप तंवर और नरेश गुलाटी सहित कई गौसेवक मौजूद रहे। भिवाड़ी में आवारा घूमने वाली गौ माताओं को वैक्सीन लगवाई है और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे डॉक्टर साहब सरकारी चंद्रशेखर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं सभी हिंदू भाइयों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी गौ माता घूम रही है, बाहर सड़कों पर लंबी बीमारी आ रही है। भिवाड़ी पुलिस जिले में नए पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कहा कि अपराधों की रोकथाम के सख्त प्रयास होंगे, साथ ही शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित किया जाएगा। इसके अलावा साइबर क्राइम, महिला और बच्चों के साथ संवेदनशील अपराधों को रोकने, हाईवे पर हो रही दुर्घटनाओं को कम करने आदि के कदम उठाए जाएंगे। पुलिस कभी भी लोगों के इसमें सहयोग के बिना काम नहीं कर सकती। लोगों में पूरा सहयोग करें और जो अभी तक अच्छा काम हुआ है उसको आगे कंटिन्यू रखने का प्रयास पूरा किया जाएगा। देखिए, क्राइम तो एक सोसाइटी का पार्ट है। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती है तो ये होती है, और उस पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस असंभव प्रयास करेगी। पुलिस ने अच्छा काम किया है पहले भी और आगे भी इसी को जाएगा। रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम परबैणी स्थित केर वाले बाबा के स्थान पर भव्य राम कथा का आयोजन हुआ। संत जयराम दास के सानिध्य में यह कथा संपन्न हुई। साथ ही महिलाओं ने मंगल कलश लेकर कलश यात्रा निकाली। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्रामवासियों की ओर से पूर्व मंत्री का साफा पहनाकर स्वागत किया गया और राम दरबार की तस्वीर भेंट की गई। वहीं वृंदावन के आचार्य रसराज महाराज ने कथा प्रारंभ की। इस मौके पर सरस डेयरी के पूर्व चेयरमैन बन्नाराम मीणा, मदन लाल मीणा, पूर्व सरपंच कुंदन लाल मीणा, मंगोली पटेल, चिरंजी लाल मीणा और श्री राम मीणा आदि मौजूद रहे। खैरतल कस्बे में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत किराना बाजार में सैंपल लिए गए। वहीं खाद्य विभाग के अधिकारी रोशनलाल यादव ने बताया कि 2 व्यापारियों के यहां मिर्च के सैंपल भरे गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। उधर टीम के खैरतल कस्बे में पहुंचते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं टीम द्वारा समीपवर्ती ग्राम हरसोली में 2 मिष्ठान विक्रेताओं के यहां से भी सैंपल लिए गए। निरीक्षक हेमंत यादव ने इस बारे में जानकारी दी। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज खैरतल मेन मार्केट से सैंपल लिए गए। बनवारी लाल माधोलाल जी के मिर्च लूज का सैंपल लिया गया। अब इस सैंपल को लैब में भेजा जाएगा और वहां से जांच करवाने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। सब एक दुकान में हो लिया है ना, दूसरी दुकान से मेन मार्केट में लिया बताया? हाँ, मेन मार्केट आज हमने यहाँ पे 2 सैंपल लिए। घनश्याम दास किराना स्टोर से सैंपल लिया। किस चीज़ का लिया है सर वहाँ पे? वहाँ से भी मिर्च लूज का सैंपल लिया गया है। दोनों को सैंपलों को मेन प्रयोगशाला में भेजा जाएगा शुद्धता की जांच के लिए और उसके बाद आगे की कार्रवाई। खैरतल जिले के विशेष अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा की अध्यक्षता में कृषि उपज मंडी के सभागार में समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान संबंधित विभागों के सुचारू संचालन के लिए उपलब्ध स्थान और कार्यालयों के संचालन पर चर्चा की गई। कठुमर के हिंसा सर्किल के पास तूड़ी से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। साथ ही एक बाइक सवार युवक दब गया। इसके चलते वाहनों का आवागमन बाधित रहा। मौजूद लोगों ने युवक शाहरुख को तूड़ी से बाहर निकालकर कठुमर सीएचसी पर उपचार कराया।
चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की ये हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्र के 9 साल को लेकर किया अलवर का दौरा। राजस्थान सरकार को बताया विफल, भाजपा समन्वय समिति की भी ली बैठक। अलवर को एनसीआर से बाहर करने की केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष उठी मांग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उद्यमियों से हुए रूबरू। सरस्का में 2 शिकारियों को दबोच हथियार किए जब्त, वहीं गिरफ्तारी से पहले शातिर ने वनकर्मी पर तानी बंदूक। और रामगढ़ में बिजली के तार टूटने से 15 को लगा करंट, तेज धमाके के बाद फूंके विद्युत उपकरण। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।